हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं मेंस डे के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। यूनाइटेड नेशन एक आपका ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसकी फॉर्मेशन हुई है। अब देखिए, ये सेम कुछ इस तरह का जो सवाल है आपका HCS मेंस के अंदर भी इस साल पूछा गया है, जिसमें यूनाइटेड नेशन के अंदर किस तरह के रिफॉर्म्स है उनके ऊपर एक सवाल आया था। तो उसी पर हम आज बात करेंगे, डिस्कसिंग द नीड्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स। और उसके बाद जो आपको मेंशन करना है कि किस तरह के जो अटेम्प्ट है वो लगाए जा रहे हैं भारत की तरफ से, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके रीजंस की बात करनी है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें आपका रशिया, चाइना, उसके बाद फ्रांस आ जाएगा, यूनाइटेड किंगडम आ जाएगा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये सब कंट्रीज आपके आ जाएंगे। आप मैप पर इन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर आपका ये अमेरिका है और अलास्का अमेरिका का ही पार्ट है। उसके बाद अगर बात करें यूनाइटेड किंगडम, मतलब कि हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। उसके बाद बात करें चाइना की, और उसके बाद यहीं पर आपका क्या आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा। ये वाला नीचे वाला हिस्सा फ्रांस का है, ऊपर वाला इंग्लैंड का है, और ये पूरा रशिया वाला हिस्सा आ जाएगा। तो ये 5 ऐसे परमानेंट मेंबर्स है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। उसके अलावा इसमें और भी 10 ऐसे नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जो कि हर 2 साल बाद इलेक्ट होते हैं, और भारत भी इसका मेंबर रह चुका है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो लगभग पूरा वर्ल्ड जो है इसका मेंबर आपको नजर आ जाएगा। लेकिन परमानेंट जो सीट है वो 5 ऐसी कंट्रीज की ही है जो मैंने आपको भी बताई हैं। और इसमें क्या है, ये सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है आपको वर्ल्ड के जितने भी आपके कंट्रीज हैं उनका। अब देखिए, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको समझनी पड़ेगी कि भारत इसका मेंबर नहीं है, परमानेंट मेंबर नहीं है। भारत इसका एक नॉन परमानेंट मेंबर जरूर रह चुका है, लेकिन और भारत जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास वीटो पावर्स होती है। वीटो पावर्स का मतलब ये है कि मान लीजिए आप यूनाइटेड नेशंस के अंदर किसी तरह का कोई रेजोल्यूशन लेके आना चाहते हैं, जैसे इंडिया अगर कोई रेजोल्यूशन लेके आना चाहे तो चाइना उसे हर बार वीटो कर देता है, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि जो इंडिया है वो किसी भी तरह की कोई डिस्कशन जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कर पाए। सो चाइना उसे वीटो कर देता, और ये वीटो की पावर सिर्फ उन्हीं 5 कंट्रीज को है जो इसकी परमानेंट मेंबर्स है, बाकी और किसी को नहीं है। तो इस वजह से जो भारत है उसको इस इतने बड़े जो प्लेटफॉर्म है उस पर अपना परमानेंट मेंबर होने की आवश्यकता है, और उसके लिए भारत कई कोशिशें भी करता है। सो उसी के बारे में हमें आज चर्चा करनी है। तो देखिए, ये है आपका यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स जो आपको नजर आ जाएगा। अब देखिए, बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के अंदर, मतलब यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक बॉडी है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल बॉडी है उस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अभी यूनाइटेड नेशन के अंदर काफी चीजें आती है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन के प्रोग्राम भी है, क्लाइमेट चेंज को लेकर भी है, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। लेकिन उसके अंदर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जो बॉडी है जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जिसे हम जानते हैं, वो 5 मेंबर बॉडी है, और उसमें भारत उसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे पावरफुल बॉडी है। इट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनेशनल पीस। अब ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल पीस की बात की जा रही है, एंड सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल पीस बहुत बड़ा मुद्दा है। रशिया यूक्रेन की वॉर का देख लीजिए, इंडिया में कश्मीर वाला मुद्दा देख लीजिए, चाइना का साउथ चाइना सी के अंदर जो मुद्दा देख लीजिए। तो वो सभी मुद्दों पर ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको सोल्व करने का। तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी इनको देखना है, जिसमें 15 मेंबर आपको नजर आ जाएंगे। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 मेंबर आपको नजर आ जाएंगे। ईच मेंबर हैज 1 वोट, और हर मेंबर की 1 वोट है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंदर ओनली 5 ऐसे परमानेंट मेंबर हैं। टोटल मेंबर 15 हैं, लेकिन 5 ही ऐसे मेंबर हैं जिनके पास वीटो की पावर है। तो ये वीटो वाली पावर है ना, भारत को ये चाहिए ताकि वो किसी भी रेजोल्यूशन को लेके आए, और अगर चाइना उसे वीटो करे तो इंडिया उसके अगेंस्ट वोट कर सके, और इंडिया जो है अपनी बात सिक्योरिटी काउंसिल में रख सके। तो वो भारत को चाहिए, तो इसी के लिए भारत जो है स्ट्रगल कर रहा है। अब देखिए, हाउएवर मैनी नेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट वे ऑफ फंक्शनिंग, क्योंकि ये फॉर्मेशन हुई है आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, और उस टाइम पे जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, रशिया, चाइना और आपका यूनाइटेड नेशन मतलब यूएसए, उनकी सबकी रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन आज के टाइम पे अगर बात करें, 21st सेंचुरी में अब की अगर बात करें, 2015 के बाद की बात करें, 2023 तक की बात करें, तो इस टाइम पर जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, एग्जाम्पल के तौर पर भारत हो गया, उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है।
मतलब कि उसको परमानेंट मेंबर नहीं रखा गया है। जापान की बात करें वो रखा नहीं गया है, और अफ्रीका में तो कोई मेंबर ही नहीं है, वीटो के तो दूर की बात है, वो मेंबर ही नहीं है वहां पर। और उसके अलावा बात करें आपका जो ब्राजील हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो इस वजह से बहुत सारी कंट्रीज को, बहुत कंट्रीज सेटिस्फाइड नहीं है यूनाइटेड नेशन के इस स्ट्रक्चर से, तो दे वांट कि इसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स हो। अब यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बीइंग पोस्ट वॉर, मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये बनी है आपकी, तो अब आज के टाइम पे ये रिलेवेंट नजर नहीं आती, मतलब इतने साल बीत गए हैं तो ये रिलेवेंट नजर नहीं आती, और इसकी कंपोजिशन में कुछ चेंजेस होने की जरूरत है, क्योंकि जो पावर का जो चेंज है वो भी हुआ है। पहले यूएसए और रशिया दो ही थे कंट्री, लेकिन अब क्या देखने को मिलेगा, अब पावर शिफ्ट हो गया एशिया की तरफ को, तो चाइना और इंडिया इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। अब चाइना को तो वीटो पावर है, परमानेंट मेंबर है, लेकिन इंडिया को नहीं है, तो इस वजह से भी इसमें बदलाव की जरूरत है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो क्यों बदलाव की जरूरत है, रिप्रेजेंटेशन भी सही नहीं है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने सभी कॉन्टिनेंट से एक एक जो कंट्री है उसको रिप्रेजेंट किया है, तो अगर आप देखें यूरोप तो छोटा सा कॉन्टिनेंट है, और वहां से आपने फ्रांस और इंग्लैंड दो कंट्रीज को रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, ये बिल्कुल गलत है। और साउथ या आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो वहां से तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, तो ये एक बहुत ही गलत चीजें हैं। तो जिसकी वजह से अफ्रीका क्या है, वहां का मेंबर नहीं है, परमानेंट P5 जो है, मतलब कि परमानेंट 5 के अंदर अफ्रीका की कोई कंट्री नहीं आती है, तो एक ये चीज गलत है, उसकी वजह से जरूरी है। उसके बाद एनक्रोचमेंट ऑन द स्टेट सॉवरेनिटी थ्रू द सिलेक्टिव एफर्ट वेयर एज द एफर्ट्स टुवर्ड द सैंक्शन ऑफ द पावरफुल नेशन आर वोटेड बाय द P5। कहने का मतलब ये है कि ये जो P5 कंट्रीज है, P5 मतलब ये जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं, इनको वोट करने का अधिकार है, इनको वीटो करने का अधिकार है, सैंक्शन लगाने का अधिकार है। तो उसमें क्या करते हैं कि ये अपने जो खुद है और खुद के जो एलाइज हैं उन पे तो किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेते हैं, बल्कि ये दूसरी कंट्रीज जो है जो वोट नहीं कर सकती हैं उन पे सैंक्शन लगाने का काम करते हैं, तो ये एक बहुत गलत चीज है। यूएनएससी वाज नॉट एबल टू पेनलाइज रशिया, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रशिया को किसी तरह से कोई पेनलाइज उन्होंने नहीं किया, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन की सोवरेनिटी के ऊपर अटैक किया, उस पर अटैक किया, लेकिन रशिया परमानेंट 5 का मेंबर है, तो इवन दो उस केस में भी रशिया के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगी। तो इस वजह से बात की जा रही है कि जो, और चाइना का एग्जांपल लेके देखें तो चाइना के अंदर जिस तरह से कोविड-19 वाला जो केस हुआ था, अगर आपको लगता है कोविड-19 का जो स्प्रेड हुआ था, अगर वो किसी और कंट्री के ऊपर इल्जाम लगाया गया होता, या फिर एक्चुअली में हो भी सकता है कि चाइना की तरफ से वो हुआ हो, तो क्या लगता है आपको कि इतनी लाइटली वर्ल्ड के जो लीडर्स है या फिर पूरी कम्युनिटी उसको लेते? उस कंट्री के ऊपर कई तरह की सैंक्शंस लगती, लेकिन चाइना के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि चाइना क्या है, उस P5 का मेंबर है। तो जितनी बार भी ये डिस्कशन की बात आती थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, चाइना उसे वीटो कर देता था, तो बात ही नहीं पाती थी। तो लैक ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ द कंट्रीज लाइक द जापान एंड इंडिया, जापान और इंडिया कई तरह के एफर्ट्स कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर हो, सिक्योरिटी को लेकर हो, पीस को लेकर हो, लेकिन उनके किसी भी रिफॉर्म्स को क्या कंट्री वहां पे रिकॉग्निशन ही नहीं दी जाती यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो ये सब चीजें हैं। और पीस कीपिंग ऑपरेशन, पीस कीपिंग क्या होता है, देखिए अफ्रीका के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस इन द सेंस घर की बात नहीं कर रहे हैं हम, कंट्री की बात कर रहे हैं, कि उनके देश के अंदर ही कई तरह के रेबल्स हैं, भारत के अंदर भी हैं, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट के पास इतनी आर्मी है कि वो उसको इजिली टैकल कर सकती है, लेकिन अफ्रीका में ऐसे हालात नहीं है। अफ्रीका के अंदर कोई कंट्री है, उसके अंदर अपना ही इंटरनल जो डिस्टर्बेंस चल रही है, अब उनके पास इतनी आर्मी भी नहीं है कंट्रीज के पास। तो यूनाइटेड नेशंस जो ये सिक्योरिटी काउंसिल है, इनकी खुद की पीस कीपिंग फोर्सेज होती है जिनका काम होता है शांति बनाए रखने का, तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है सोल्जर्स का, वो भारत का है। इवन ये सब चीजें देखने के बावजूद भी भारत को उसका परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जा रहा है। प्रेजेंट द ग्लोबल नेचर ऑफ द प्रॉब्लम्स लाइक द climate change, nuclear proliferation, holistic approach and reform of the UNSC will make it a relevant institution for the tackling such problem। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये जो कंट्रीज है, जापान, इंडिया, इन सब कंट्री की जो एफर्ट्स है उसको रिकॉग्नाइज करें, और उसके बाद जो आपके न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, मतलब कि और न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने हैं, और जो न्यूक्लियर वेपन है उनका यूज भी जो है सिर्फ सेफ्टी के लिए करना है। ये जो इस तरह की जो सोच आई है, या फिर इस तरह की जो एक आइडियोलॉजी पैदा हुई है, इन सब चीजों पर अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फोकस करे, तब जाकर ये एक रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन बन पाएगा, और इंडिया, जापान जैसे कंट्रीज को रिप्रेजेंटेशन दे, तब जाके बन पाएगा, वरना इसका कोई फायदा नजर नहीं आता। और इन सब चीजों की वजह से इसमें बदलाव की जरूरत है। अब हमने ये समझ लिया, अब ये देखते हैं कि ये सब जो चीजें कर रहा है भारत, या फिर रीजन जो है
कि क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। भारत कोशिशें कर रहा है लेकिन क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। पहला है कॉन्टिन्यूअस रेजिस्टेंस बाय द P5 नेशन। ये जो परमानेंट 5 नेशन है ये चाहते ही नहीं है कि कोई दूसरी कंट्री इसके अंदर ऐड हो सके, तो ये रीजन होगा। उसके बाद रेजिस्टेंस बाय द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ द मेजर कंटेंडेंट फॉर परमानेंट सीट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स। जैसे कि अगर बात करें तो दूसरा रीजन ये भी है कि बहुत सारी कंट्रीज चाहती हैं कि उनको परमानेंट जो कंट्रीज है उसके अंदर ऐड किया जाए। एग्जाम्पल के लिए इंडिया है, ब्राजील है, लेकिन सभी को ऐड करना पॉसिबल नहीं है, तो उस वजह से किसी एक को चूज करने में दिक्कत आ रही है। इस वजह से भी ये जो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाता है भारत। उसके बाद बात करें यूनाइटेड नेशंस के अंदर, इंडिया हैज अलाइंड विद दी G4, जर्मनी, ब्राजील, जापान एंड इंडिया। भारत ये चाहता है कि जो 4 कंट्रीज है यहाँ पर, जर्मनी हो गया, ब्राजील हो गया, जापान और इंडिया हो गया, इन सब कंट्रीज को भारत के साथ क्या है, एक इंपॉर्टेंट जो परमानेंट 5 का जो टैग है या फिर परमानेंट 5 में भारत को ऐड करना चाहिए। तो एक ये चीज देखने को मिलती है, लेकिन ये सब चीजें हो नहीं पा रही हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज, अब बहुत सारी कंट्रीज जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है वो ये चाहती है कि उनका रिप्रेजेंटेशन भी हो, तो एक प्रॉब्लम सी क्रिएट है। लेकिन अगर एक भारत का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो भारत की जो पॉपुलेशन है, अभी बात करें तो 150 करोड़ के अराउंड जो बात कर रहे हैं, तो 150 करोड़ की जो जनसंख्या है उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, तो भारत इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंडर बनता है। उसके बाद बात करें इंडिया एट द 77th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उन्होंने जब 77वीं बैठक हुई थी यूनाइटेड नेशन की, तो उसके अंदर इंडिया ने स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात की थी वहां पर, कि इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, वाइडर रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है डेवलपिंग कंट्रीज की। डेवलप्ड कंट्रीज तो वहां पर है ही है, डेवलपिंग कंट्रीज की रिक्वायरमेंट रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। अब इंडिया अपना, जैसे कि बात करें G20 की जो प्रेसिडेंसी है उसमें भी भारत ने कोशिश की, अभी हमारे पास थी 2023 के अंदर, आपने देखा भी होगा, तो उसमें भारत ने कोशिश की कि उस प्लेटफॉर्म को यूज किया जाए, क्योंकि G20 के अंदर बहुत सारे देश आते हैं, उसके अंदर 20 कंट्रीज आती हैं, तो उसमें भारत ने कोशिश की उस प्लेटफॉर्म को यूज किया जाए अपनी UNSC की जो मेंबरशिप है उसको जरूरी बताने के लिए, तो इंडिया कोशिश तो कर रहा है। उसके बाद बात करें फोकस ऑन द रीजनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि इंडिया ने अपने SCO बनाया है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर चाइना में है, चाइना भी इसका मेंबर है, तो रीजनल जो एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की कोशिश कर रहा है इंडिया, ताकि एक दबाव डाला जा सके जो यूनाइटेड नेशंस है उनके ऊपर। लेकिन ये सब चीजें क्या है, अभी तक बिल्कुल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कुछ फायदा नहीं पहुंचा पाई है। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर है कि आने वाले टाइम में जो भारत है उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्लेस जो है वो मिले। Even though the probability of the reform of the UN and the other multilateral organization is slim, ये चांसेस बहुत कम है, we should strive toward the ensuring cooperation, लेकिन हमें क्या है फिर भी कोशिश करनी चाहिए, और इसके साथ ही हमें ग्लोबल साउथ एज वेल एज द इंटरेस्ट स्टेक होल्डर जो है उनको साथ में लेके चलना चाहिए। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद प्लोरिफिकेशन हो गया था, मतलब कि ध्रुवीकरण हो गया था, एक कंट्री सारी रशिया की तरफ जा रही थी, बाकी सारी कंट्रीज अमेरिका की तरफ जा रही थी, तो इंडिया ही एक ऐसा कंट्री था, और कुछ एक दो कंट्रीज और थे आपके जिन्होंने एक थर्ड फ्रंट निकाला था, जिसको कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। एक मूवमेंट स्टार्ट की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ना हम रशिया की तरफ जाएंगे ना हम अमेरिका की तरफ जाएंगे, तो उस तरह की कोई मूवमेंट भारत स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है भारत कर सकता है, और भारत को कॉन्टिन्यूसली जो है एक रास्ता जो अपनाना चाहिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर लगातार एफर्ट करने चाहिए। सो एफर्ट एट बोथ इंटरनेट एक्सटर्नल लेवल जो है उस पर बनाना चाहिए, कि भारत के अंदर भी भारत के बाहर भी ये आपके जो एफर्ट्स है भारत को स्टार्ट करने चाहिए, चलाते रहना चाहिए, ताकि जो भारत एक टाइम पर आकर जो विश्व गुरु भारत है उसको वो जो टाइटल है वो प्रदान हो सके। जैसे आज के टाइम पर आपका अमेरिका को हम कहते हैं कि वो सबसे हेड ऑफ दी, मतलब हेड ऑफ द क्या, कि पूरी जितना विश्व है उसमें सबसे ऊपर एक कंट्री नजर आता है हमें, तो वो टाइटल भारत को गेन करना है। सो वो इस तरह से किया जा सकता है। आगे अगर बात करें HPSC TO और ATO के लिए हमारे कई कोर्सेज जो है वो लॉन्च हुए हैं, आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमारे जो टेस्ट सीरीज वाला कोर्स है, सिर्फ आप टेस्ट सीरीज बाय करना चाहें तो 2999 की टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ लेक्चर्स को बाय करना चाहते हैं तो वो भी 2999 के लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज प्लस स्टडी मटेरियल और साथ में प्रीमियम लेक्चर सभी को बाय करना चाहें तो 7999 के अंदर आपको ये मिल जाएगा। हम अकाउंट्स का भी करवाते हैं
और कंप्लीट आपका टीओटी का सिलेबस करवाते हैं। ये हमारे कुछ रिजल्ट है, आप देख सकते हैं जो हमने हासिल किए हैं। अगर आपको कोर्सेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। HPSC TO 2023 के नाम से आपको मिल जाएगा। इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि और भी जो अपडेट्स है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। धन्यवाद।